अच्छा, अब हमने गुड सेल की 5,000 की, और कस्टमर कह रहा है भाई फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, मैं आपको 5,000 नहीं दे सकता, सिर्फ 1,500 पे कर सकता हूँ, बाकी नहीं पे कर सकता। तो अब एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट होगा 1,300 से, बाकी इरिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे 3,500 से, और रिसीवेबल क्रेडिट होंगे 5,000। ठीक है, ये इसके ऊपर एंट्री बनेगी, कैश डेबिट, रिकवर डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाए। ठीक है, लेकिन जब पार्ट पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ये एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लें इसको, रीड करें। इन केसेस वेयर कस्टमर पेज पार्ट ऑफ द अमाउंट ओड, only the remaining unpaid portion is written off to the irrecoverable debts expense ledger account। ठीक, उस टाइम पे फिर ये एंट्री बनेगी, कैश डेबिट, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये है अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स, इसकी एंट्रीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सब यहाँ पे मेंशन है, इसको एक बार रीड कर लें, तो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री और ये रिकवरी की है। अच्छा देखिए, ये हमने गॉट सेल की, क्रेडिट्स हो गए। ठीक, अच्छा अगर ये बाद में रिकवर हो जाते हैं तो क्या एंट्री बनेगी फिर? क्रेडिट्स होने के बाद अगर रिकवर हो जाएं तो फिर कैश या बैंक डेबिट होगा, और इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाता है। ठीक, तो ये रिकवरी की एंट्री होगी, बैंक डेबिट और इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद ठीक एग्जाम्पल है, ये रीड कर लें। एग्जाम्पल F1 में, अच्छा अच्छा, सही हो गया सब। ये वाला भी आता है इस तरह का, ये पार्ट पेमेंट वाला, ये भी आता है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लीजिए। अच्छी एग्जाम्पल रीड कर लें।
ठीक है, तो इसके बाद ये है एक और एग्जाम्पल। अच्छा, ये रिसीव फ्रॉम बकूरा, ये इसको रीड कर लें। अच्छा, इसमें इसने अब दो एंट्रीज बनाई है इसकी। ठीक है, बैड डेट्स को अलग रिकॉर्ड कर लिया और रिकवरी को अलग रिकॉर्ड। इसकी कंबाइन एंट्री भी आप बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाई थी, बैंक कैश डेबिट, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। इसने इसको स्प्लिट कर दिया है। ये बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, और सेकंड इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, ये दो में स्प्लिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इसमें एंट्री होती है बैड डेट्स की सेल्स टैक्स के साथ। देखिए, अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल हमने की, एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे। सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। अमाउंट सपोज कर लेते हैं 1050, 1000 सेल्स हमारी हैं, 950 की सपोज कर लेते, और 100 सेल्स टैक्स। ये हमने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किया। अब ये कस्टमर हो गया बैंकरप्ट, और ये हो गए हमारे बैड डेट्स। अब क्या एंट्री बनेगी इसकी, रिकवरेबल डेट्स तो डेबिट ही होंगे, रिकवरेबल डेट्स डेबिट, सर रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स टैक्स का क्या करेंगे, हाँ, ये जो हमने गुड्स सेल की, सेल करते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज किया, ये इस वक्त हमारी लायबिलिटी है ना, कि हमने गवर्नमेंट को पे करना है, टैक्स अथॉरिटीज को पे करना है। लेकिन अब ये बैड डेट्स हो गए हैं, तो अब ये सेल्स टैक्स तो हमें कलेक्ट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो फिर हम पे भी नहीं करेंगे। तो बैड डेट के टाइम पर फिर हम सेल्स टैक्स अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे। अब यहाँ इरिकवरेबल डेट्स डेबिट होंगे 950 से, सेल्स टैक्स डेबिट होगा 100 से, और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 1050 से। ठीक है, ये रिकवरेबल डेट्स की एंट्री होगी विद सेल्स टैक्स। रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम चार्ज ही नहीं कर सकेंगे, चार्ज ही नहीं होगा तो फिर ये जरूरत ही नहीं। तो फिर नॉर्मल एंट्री ये वाली होंगी ऊपर वाली, ये बनेगी। चार्ज हम उस वक्त करते हैं जब रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये एक और इसमें इसको रीड कर लेते ना, सेल्स टैक्स के साथ ये पैराग्राफ, ये नोट में एंट्री लिखी हुई है, इसको पढ़ लें। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आ जाए, तब है अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स या एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, देखिए जब भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो उसमें डाउट रहता ही है ना, डाउट रहता है कि कैश मिले या ना मिले, डाउट तो उसमें होता ही है ना, मिल भी सकते हैं पैसे, कभी भी किसी की डेथ हो सकती है, बैंक करप्ट हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो जाए। अच्छा, तो अब ये बताएं कि हमने क्या कहते हैं, अगर लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको फौरन रिकॉर्ड करना चाहिए या वेट करना चाहिए। हाँ, एक हमने रूल पढ़ा था FA1 में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फौरन रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करते हैं जब तक कि वो रियलाइज। तो रीड कर लेते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। In conditions of uncertainty, a cautious approach should be taken so that gains and assets are not overstated. The gain asset overstated ना हो, and losses and liabilities are not unrealistic. So हम करते क्या हैं फिर कि anticipated losses should be recognized immediately, रिकॉर्ड करेंगे, और anticipated gains should not be recognized until they are real. यानी कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फौरन रिकॉर्ड कर लेंगे, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो
वेट करते हैं जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए। ठीक। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये हमने क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स है हमारी 5 लाख की, और ड्यूरिंग द ईयर हमने इसमें से कलेक्शन कर ली 4,50,000 की, और ईयर एंड पे रिसीवेबल बच गए आपके 5,000। ठीक। अच्छा, अब ये 5,000 कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर। अब क्या 5,000 पूरे मिल जाएंगे? पता नहीं। तो यहाँ पर एक डाउट है, मिल भी सकते हैं और हो सकता है शायद कुछ अमाउंट ना मिले। तो यहाँ पर एक डाउट आ गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि भाई जो भी रिसीवेबल होते हैं उसमें से कितने परसेंट रिकवर नहीं होते। ना होने की एक परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेटेड। उसे हम कहते हैं डाउटफुल। सपोज हमने परसेंटेज सेट कर ली कितनी, 3%। जो भी रिसीवेबल है उसमें से 3% हमें रिकवर नहीं होंगे। तब इसका 3% कैलकुलेट करते हैं। कितना, 50,000 का 50%, 5,000 का 3%। ठीक कह रहा हूँ, 5,000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो 150 से ईयर एंड पर हम एक एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री क्या होगी, और ये रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे 150 से, और क्रेडिट क्या करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब आपने कस्टमर अकाउंट क्लोज कर दिया, और अभी हमें कंफर्म नहीं है कौन पे करेगा कौन पे नहीं करेगा, तो हम किसी का भी अकाउंट क्लोज। और दूसरा ये कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, शायद ना मिले, मिल भी सकते हैं। तो इसलिए फिर हम रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं, और उसे नाम देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का, या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एंट्री बनेगी ईयर एंड पर एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक। और उसको रीजन क्या है रिकॉर्ड करने की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा रीड कर लें इसको, पैराग्राफ। अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स, ये रीड कर लें जी, दोबारा बोलें। हाँ, बिल्कुल आएगा, वो हमारा मसला है, भी नहीं देंगे। ठीक है ना, भी नहीं। पैराग्राफ रीड कर लिया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड कर लें। इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लें। के बाद ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसको रीड कर लें, एक बार ये रीड कर लें। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स की एंट्री, तो ये रीड कर लें, यहाँ से यहाँ तक इसको रीड कर लें।
ओके, अब ये हो गया अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, इसमें हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस, याद है? अब उसकी क्या एंट्रीज होती है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। पहले इसको हम एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इसको रीड कर देंगे, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस होता क्या है, कैलकुलेट किस तरह करते हैं और क्या एंट्रीज बनती है। तो आप पहले क्वेश्चन करते हैं, ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल 1 है, तो इसमें आपको देखें 3 इयर्स का 3 पैराग्राफ्स नजर आ रही है, 3 इयर्स का डेटा है। फर्स्ट ये 2001, 2002 और 2003। तो ईयर वाइज ऐसे हम सॉल्व करेंगे और डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे इसमें और उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। ऑन 31st December 2001, जैक विलियम्स had receivables of 10,000. From past experience, Jack estimated that 3% of these receivables were never to pay their debts and therefore wished to make an allowance equal to 3% of these receivables. पहले यहीं तक स्टॉप करता है। अच्छा, ये फॉर्मेट मैंने इसका कॉपी किया हुआ है पहले से टाइम बचाने के लिए, तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो रिसीवेबल का बैलेंस कितना है यहाँ पर, 10,000 है, और इसमें से अब डाउटफुल कितना है, 3%। यहाँ पर इसकी एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स की 3%। तो 10,000 का 3% 300 होगा, और इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री होगी इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, बैलेंस आ जाएगा इसका 10,000। और अब रिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले ये कर लेते हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल, 300 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 300। अच्छा, इसके बाद ये इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस आएगा 300। अच्छा, इसको क्या कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स का बैलेंस आ रहा है 300, क्या ये कैरी डाउन होकर नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन होगा, नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, अब जब हम ईयर एंड पर अकाउंट क्लोज करते हैं, तो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट जो होते हैं वो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, बल्कि उसी साल क्लोज हो जाते हैं, और जो भी इनका बैलेंस होता है वो हम क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बजाय कैरी डाउन ब्रॉट डाउन लिखने के हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आपके जो इनका और भी जो एक्सपेंस अकाउंट है, जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, ये तमाम अकाउंट क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपके इनकम अकाउंट्स हैं, जैसे सेल्स हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी इनकम अकाउंट हैं वो भी जब हम ईयर एंड पर क्लोज करते हैं तो वो क्लोज हो जाएंगे। ईयर एंड पर जब क्लोज होंगे तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो जाए, ठीक। क्योंकि देखिए, अगर हम इनकम अकाउंट को कैरी डाउन करके ब्रॉट डाउन करते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट की बात करते हैं, ईयर एंड पे हम सेल्स अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उसे क्लोज करने के बाद हमने नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट ईयर की सेल्स हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दी। तो जब करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें सेल्स क्या रिकॉर्ड होंगी, 0। इसी तरह से एक्सपेंसेस अकाउंट को अगर हम कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए। तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 0। तो सेल्स भी 0, एक्सपेंसेस भी 0, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी 0 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं, ठीक है।
तो इसलिए जब हम ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉडर नहीं होते, बल्कि वहीं क्लोज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होते हैं, क्योंकि देखिए आज एक एसेट है कल भी होगा, आज लायबिलिटी है कल भी, और जो आज आपका कैपिटल है वो कल होगा। तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होते हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंस अकाउंट क्लोज। तो जो बेडेड अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस आया 300, ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। बाकी रिसीवेबल और अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होते रहे। अच्छा, अब ईयर एंड पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में बैडेड एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे 300 चार्ज, ठीक है। अच्छा, चार्ज है, इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं हम, डेबिट। ये भी क्वेश्चन में यूज होती है टर्म, चार्ज या डेबिट। अच्छा, ये डेबिट क्यों? तो देखिए इसके औकार अभी मैं आगे भी आपको घर बनवाऊंगा डिटेल में, एक आइडिया दे देता हूँ अभी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया था FA1 में, और FA2 में दोबारा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों बनाएंगे। अच्छा, वो हम बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंस। यही स्टेटमेंट हम एक टी अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, डेबिट क्रेडिट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, बेडेड अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो बेडेड क्या हुआ, क्रेडिट। डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, डेबिट होगा। इसके डबल एंट्री क्या बनेगी, इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसलिए यहाँ पर हम चार्ज के साथ अलावा डेबिट की टर्म भी यूज कर सकते हैं। बाकी वो जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, तो वहां पर मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, तो ये आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ध्यान में रख लेंगे, यहाँ बेडेड अकाउंट क्रेडिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, डेबिट। अच्छा, अब आ जाए इस पे फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो आपके रिसीवेबल कितने हैं, 10,000। इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 300 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ गए 9,700। ये आपके कहलाएंगे नेट रिसीवेबल, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कॉपी कर ले पहले, फिर इसके बाकी 2 इयर्स कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो ये 2001 कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2002। अच्छा, पहले इसमें देखें, जो 2001 के क्लोजिंग बैलेंस हैं वो 2002 के ओपनिंग बैलेंस होंगे। यहाँ रिसीवेबल का क्लोजिंग है 10,000 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग 300। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 10,000 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 300 होगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर रिसीवेबल में लिख देते हैं 9,700, इसको देखते हुए, ठीक है। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट में आ रहा है ना, फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होता है। रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ पर कैरिड डाउन 10,000 है, तो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन 10,000 ही होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाते हैं ना कि टोटल रिसीवेबल 10 है, इसमें से डाउटफुल 3 है, तो कंफर्म 97। ये अकाउंट में तो वही चलेगा ना, ये अकाउंट में तो, हाँ। अब 2002, इसमें जैक मेड सेल्स ऑन क्रेडिट टोटलिंग 1 लाख, ठीक। तो यहाँ पे रिसीवेबल डेबिट होंगे 1 लाख से, और अच्छा इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल 94,000, तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 94,000 से। देन है 31st December है 2000, स्टिल कंसिडर दैट अलाउंस इक्वल टू 3% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल वाज नेसेसरी। अब पहले रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं, तो टोटल आ गया 1,10,000, माइनस करेंगे 94,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 16,000 आ जाएगा, ठीक। अब रिसीवेबल है 16,000, इसमें से डाउटफुल कितने हैं, डाउटफुल वही 3% है,
तो 16,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे, बन रहा है 480। अब इसमें अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो एंट्री हम बनाएंगे वो 480 से नहीं बनेगी। ठीक है, लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हमने कैलकुलेट किए थे 300, और 300 से हमने रिकॉर्ड कर लिए थे इरिकवरेबल डेट्स, डेबिट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, क्रेडिट। लेकिन अब 480 से डाउटफुल डेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 480 से रिकॉर्ड क्यों नहीं होंगे, यानी ये जो एंट्री होगी ये 480 से नहीं बनेगी। ठीक, अच्छा अब ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीजन है? जैसे कि यहाँ जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 16,000। अब 16 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। अगर ये 10,000 ना होते तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता, 6, और 6,000 का 10% और 3% कितना बनता है, ए 180, सो 180 होता है ना। तो अब जो बैडेड हमें यहाँ रिकॉर्ड करने हैं या डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करने हैं वो 180 से रिकॉर्ड करने चाहिए या 480 से? 180 से होने चाहिए। ठीक, देखिए ये जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 16 है, इसकी रीजन यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, और इस 10,000 पे हम लास्ट ईयर 3% डाउटफुल डेट्स चार्ज कर चुके हैं, तो दोबारा चार्ज नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें देखें आज का जो 10,000 का हमने 3% लिया था वो कितना था, 300। तो 300 यहाँ से माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 180 का, और ये एग्जैक्ट 6,000 का 3% बनता है। ठीक है, अब जो एंट्री पास होगी वो होगी 180 से, और इसके लिए टर्म क्या यूज होगी, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो ये तो मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए यहाँ लिख दी है। आपको याद क्या रखना है, ये जो भी एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स होंगे उसमें से आप अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस निकलेगा डिफरेंस के अमाउंट से एंट्री पास होगी। बाकी ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको याद रहे। अब एंट्री क्या हो जाएगी, 180 डेबिट होंगे, 180 क्रेडिट। अच्छा अब आ जाए, इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पे लेजर में, 180 से डेबिट और 180 से क्रेडिट। अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले बैडेड अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, का बैलेंस आएगा 480 टोटल, और बैलेंस भी 480 है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 180। फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल्स हम रिकॉर्ड करेंगे, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 16,000। इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग 480, ये हमें मिल जाएंगे नेट रिसीवेबल्स 15,520। ओके, तो यहाँ पे 2002 कंप्लीट, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट कहेंगे, कॉन्ट्रा एसेट। 2002 कंप्लीट, 2003 यहाँ रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस होगा 16,000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 480। अच्छा अब करंट ईयर की ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। ड्यूरिंग 2003 जैक मेड सेल्स ऑफ 95,000। ठीक है, तो पहले नाइट सेल्स यहाँ पोस्ट कर देते हैं, 95,000 रिसीवेबल डेबिट, और कैन कलेक्टेड 96,000 फ्रॉम हिज रिसीवेबल, तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 96 से। At 31st December, Jack still considered that an allowance equal to 3% of closing receivable was necessary. Receivable account close करते हैं, total इसका आ गया 1,11,000, माइनस करेंगे 96,000, तो बैलेंस इसका 15,000। अब 15,000 का 5% कैलकुलेट करते हैं, 3% कितना आएगा, 450। अच्छा 450 में से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 480 माइनस करेंगे,
अब देखें डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन अलाउंस। अच्छा, यानी कि डाउटफुल डेट्स हमारे कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? तो उसकी रीजन ये कि रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो गए। देखिए रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था 16,000, क्लोजिंग बैलेंस है 15। रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने की रीजन क्या है? कलेक्शन हमने ज्यादा की, कलेक्शन ज्यादा हो गई, रिसीवेबल कम हो गया। रिसीवेबल कम होंगे तो डाउटफुल डेट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अब आंसर आ रहा है नेगेटिव में, और नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज इन अलाउंस। तो एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि लास्ट ईयर हमने एस्टिमेट ज्यादा किए थे, इस ईयर कम हो गए, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब एंट्री होगी अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट और इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। डिक्रीज के केस में एंट्री आपकी रिवर्स होगी। अच्छा, ये पोस्ट करते हैं एंट्री यहाँ पर इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं और अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा, एक चीज ऊपर रह गई लिखना, 2002 में एक पॉइंट यहाँ रह गया। जो 180 है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज ही होंगे ना, ये भी चार्ज या डेबिट। नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, क्या आगे लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है आपसे वो चार्ज कितने होंगे या डेबिट कितने होंगे, ये टर्म यूज होती है। अब यहाँ पर अकाउंट क्लोज करते हैं, 2003 पे आ जाए। तब देखिए बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट, बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर, और ये भी क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये 30 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होंगे या क्रेडिट होंगे? अब यहाँ पर ये क्रेडिट होंगे ना, यहाँ देखें इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होंगे। क्रेडिट, क्रेडिट चार्ज नहीं करेंगे बल्कि हम क्रेडिट करेंगे। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 30 जो है ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होने के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज। अच्छा, बाकी अब रिसीवेबल्स हैं, याद जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिसीवेबल 15,000 है। डाउटफुल डेट्स के लिए अकाउंट क्लोज करते हैं, इरिकवरेबल अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो बैलेंस आएगा 450 यहाँ से लेस करते हैं तो हमें मिल जाएंगे नेट रिसीवेबल 14,550। वो जो भी आपने क्वेश्चन किया था कि एस्टिमेट हमने किया और रिकवर होगा तो क्या करेंगे, फिर ये होता है नेक्स्ट ईयर वो डिक्रीज इन अलाउंस आएगा तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। ओके जी, कॉपी कर लें इसको।